हेलो दोस्तों। हमारे देश का जो इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। और आज के 20 साल पहले हमारे देश में जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडीशन थी और आज जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडीशन है, आप लोग उसको अगर महसूस करें तो पाएंगे कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेज हो चुके हैं। पहले जो हमारी कंट्रीज में बिल्कुल बहुत सारे एरिया ऐसे थे जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं थी, और बहुत सारे लोकेशंस ऐसे थे जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तो थी लेकिन वो कंटिन्यूसली आती नहीं थी। दिन में 4 6 10 घंटे आती थी, बाकी 10 12 घंटे पावर सप्लाई वहाँ नहीं रहती थी। आज के समय में अगर आप उनको देखें तो वो चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं। आज के समय में इंडिया के लगभग मोस्ट ऑफ पार्ट्स तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँच चुकी है, और बहुत सारे ऐसे एरिया जहाँ पर दिन में 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। तो दोस्तों हमारे देश का जो इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंशन उसका हो रहा है, और उसके पीछे कई सारे रीजंस भी है। दोस्तों आप देखें कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है हमारे देश में काफ़ी तेज़ी से हो रही है। हमारे देश में कई सारे ऐसे इंडस्ट्री डेवलप हो रही है जो पहले आज के 10 15 साल 20 साल पहले वो प्रोडक्ट हम नहीं बनाते थे, वो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर नहीं करते थे, 100% डिपेंडेंट हुआ करते थे इम्पोर्ट मार्केट के ऊपर। हम अलग अलग कंट्री से इम्पोर्ट करते थे, वो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हम इंडिया में खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। उनके लिए नई नई फैक्ट्री डेवलप हो रही है, नई नई इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखें कि अर्बनाइजेशन काफ़ी तेज़ी से हमारे देश में बढ़ रहा है। जहाँ पहले गांव बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, अब के टाइम में आप देखें कि शहरों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रही है। गांव तक शहर पहुंच चुके हैं, तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिफिकेशन काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड हो रहा है। एंड इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों तो आज के समय में जिस तरीके से जो क्लाइमेट चेंजेज हो रहे हैं उसमें जो एयर कंडीशनर का रिक्वायरमेंट है, या जो अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उनका जो रिक्वायरमेंट है वो नेसेसिटी बन चुकी है। और वो आज के लगभग आप देखें कि हर दूसरे घर में इलेक्ट्रिसिटी एयर कंडीशनर आपको दिखाई देगा। तो इसमें भी काफ़ी सारा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, तो उसके लिए आपको जो इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्ट्रांग चाहिए। तो उस वहाँ भी आप देखें कि इंडिया में कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो इसी तरीके के, और अगर आप इसके अलावा देखिए रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सपेंशन हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के कई सारे ऐसे पावर प्लांट्स आपको मिल जाएंगे जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी जनरेट की जाती है। तो दोस्तों अगर कंट्री का जो इलेक्ट्रिफिकेशन होगा तो ये इलेक्ट्रिक जो है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे ये सारे प्लांट, या जो कंजम्पशन होगा, या जो गवर्नमेंट जो ग्रिड से इन प्लांट्स तक, इन इंडस्ट्रीज तक या कमर्शियल बिल्डिंग्स तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएगी, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसमें सब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों ऐसी ही एक कंपनी है अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली करती क्या है, ये ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर करती है और अपने पूरे सेगमेंट में सबसे ज़्यादा रेट से ग्रो करने वाली कंपनियों में से एक है। और अगर आप देखें कि इसने पास्ट में अपने इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी सारा पैसा बनाया भी है। और जहाँ तक मैनेजमेंट का भी गाइडेंस है, अभी इस बार FY 27 के लिए इनका गाइडेंस है कि 40% से ग्रो कर सकते हैं। FY 26 के लिए भी इनका गाइडेंस था कि 40% के रेट से ग्रो करेंगे, लेकिन अगर आप इनका ग्रोथ देखें तो लगभग 49% आया है ग्रोथ इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, कंपेयर टू FY 25। तो दोस्तों मैनेजमेंट अपने गाइडेंस से ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। और इनका स्टॉक प्राइस भी, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने चैनल के ऊपर इनका वीडियो शेयर किया था, तब इनका स्टॉक प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 750 800 रुपीज़ के आसपास हुआ करता था। और वो अगर उनका स्टॉक प्राइस देखें तो विद इन ईयर, एक साल भी आई थिंक नहीं हुआ होगा, 6 7 महीने हुआ होगा। 6 7 महीने में जो उनका स्टॉक प्राइस था 750 800 रुपये से बढ़कर के 2200 रुपये तक गया, और अभी भी 1800 1900 के आसपास वो चल रहा है। और जिस तरीके से मैनेजमेंट अपने ग्रोथ का गाइडेंस दे रहा है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से भी काफ़ी सारा पैसा अपने इन्वेस्टर्स के लिए बना सकता है। और दोस्तों मैंने भी इसमें शुरू में चंक में इन्वेस्टमेंट किया था, तो मेरा भी ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस ये डबल हो चुका है जहाँ से मेरी बाइंग है। एंड दोस्तों दैट इज द रीजन वाई आई एम ट्रैकिंग दिस कंपनी इन एवरी क्वार्टर। एंड करना तो पड़ेगा ही ना मुझे, क्योंकि मैंने खुद इसमें इन्वेस्ट करके रखा है। तो मैं अगर इसको ट्रैक नहीं करूंगा, मैं इसको देखूंगा नहीं कि कंपनी कैसे स्टेप ले रही है, कैसे कंपनी अपने आगे सेल ग्रोथ बढ़ा रही है, रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ा रही है, अपने प्रोडक्ट मिक्स में क्या नए प्रोडक्ट इंक्लूड कर रही है, कैसे चेंजेस कर रही है, या फिर ये अपना जो सप्लाई चेन इशूज है उसको कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें मैं नहीं ट्रैक करूंगा, बिजनेस को नहीं ट्रैक करूंगा दोस्तों, तो मैं इसमें ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं कर सकता। क्योंकि मैं ऐसा इन्वेस्टर हूँ जो जिस भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है उसको क्लोजली ट्रैक करता है, और उसको एवरी क्वार्टर रिजल्ट के बाद तो जरूर ही मैं उनके मैनेजमेंट का कॉन्फ्रेंस कॉल सुनता हूँ, उनका जो पीपीटी आती है उस पीपीटी को पूरा स्टडी करता हूँ, और मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये बिजनेस की जो रिलायबिलिटी थे वो भी मेंटेन है कि नहीं, बिजनेस आगे सस्टेन कर सकता है कि नहीं। क्योंकि मुझे तो इस मार्केट से पैसा बनाना है, और अगर मैंने नहीं ट्रैक किया तो कल को कोई भी कंपनी कभी भी अपने ग्रोथ के जो पाथ है उससे हट सकती है, और मेरा जो पैसा बना हुआ है वो उसमें जा सकता है। तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और दोस्तों अगर आप इस पूरी इंडस्ट्री में जो ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर्स हैं इन ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर्स का ग्रोथ रेट देखें तो अटलांटा इलेक्ट्रिकल का जो ग्रोथ आया है FY 25 के कंपेरेटिवली FY 26 में, वो 48% से इनका सेल्स ग्रोथ आया है। और अगर उनके कंपटीटर आप देखें तो वोल्टैम ट्रांसफार्मर्स है, जिसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है केवल 8% आया है, सेल्स ग्रोथ 8% से हुआ है, 8% से। इसके अलावा अगर आप CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशंस को देखें तो उनका जो ग्रोथ है 25% आया है। एंड इसके अलावा अगर आप TD पावर सिस्टम्स को देखें तो वो भी 18 19% से उन्होंने ग्रो किया है।
एंड थर्मिक्स को देखें तो 28% से उनका ग्रोथ आया है। तो अगर आप देखें तो कंपेरेटिवली अपने पीयर से इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर्स मैन्युफैक्चर करते हैं ये अलग अलग स्टेट को, जो स्टेट का जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होता है, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, उनको ये सेल करते हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है उनको सेल करते हैं। एंड इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पर ये अपने ट्रांसफार्मर सेल करते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग कंस्ट्रक्शन कंपनीज है जो कि कंस्ट्रक्शन कर रही हैं उनको भी ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है तो उनको भी ये सेल करते हैं। तो मतलब ये गवर्नमेंट को भी सेल करते हैं और प्राइवेट प्लेयर्स को भी सेल करते हैं। और दोस्तों अगर आपको इनके बिजनेस में डिटेल में समझना है तो मैंने अपने चैनल के ऊपर कुछ 1-2 क्वार्टर पहले मैंने अटलांटा इलेक्ट्रिकल का बिजनेस मॉडल डिटेल में डिस्कस किया है। आप चाहें तो उसको जाकर के देख सकते हैं। नहीं, यहाँ से आपको एक मोटा मोटा आइडिया तो मिल ही जाएगा आज के वीडियो से। दोस्तों इनकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज की बात करें तो इनके इंडिया में 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जिसमें से कि 4 गुजरात में हैं और 1 इनका कर्नाटका में है, बेंगलोर में। और अगर आप इनके टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स देखें दोस्तों, नंबर ऑफ क्लाइंट देखें तो 260 से ज़्यादा कस्टमर्स इनके पास हैं, जिसमें जो कुछ बड़े कस्टमर्स हैं उसमें एक है जैसे गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गेटको। तो गुजरात स्टेट को पूरा गवर्नमेंट वो बिजली सप्लाई करती है, वो इनका मेन क्लाइंट है। इसके अलावा अडानी ग्रीन एनर्जी इनका मेन क्लाइंट है, टाटा पावर इनका क्लाइंट है, एसएमएस पावर इनका क्लाइंट है। इसके अलावा बहुत सारे अदर क्लाइंट्स भी हैं। और दोस्तों अगर आप इंडिया में जो ट्रांसफार्मर का मार्केट ही देखें तो वो लगभग 26% के सीएजीआर से कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। और 26% से अगर पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और आप उसमें लगभग 50% के रेट से ग्रो कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, मतलब ये कि आप मार्केट शेयर कैप्चर करते जा रहे हैं, आप जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनका मार्केट शेयर छीन रहे हैं और अपनी विजिबिलिटी को ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहे हैं इंडिया में। दोस्तों अगर कंपनी का ऑपरेशनल हाइलाइट्स हम देखें तो कंपनी का ऑर्डर बुक लगभग 2493 करोड़, मतलब लगभग 2500 करोड़ का इनके पास करेंट ऑर्डर बुक है। और अगर आप इनका टोटल प्रोडक्ट मिक्स देखें दोस्तों, और दोस्तों अगर आप इनके टोटल जो इनका प्रोडक्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करें तो आप देखें कि हर तरीके के ट्रांसफार्मर बनाते हैं, चाहे वो ऑटो ट्रांसफार्मर हो, पावर ट्रांसफार्मर हो, इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर हो या फिर फर्नेस ट्रांसफार्मर हो। इसके अलावा जो जनरेटर ट्रांसफार्मर होता है वो भी ये बनाते हैं। फिर जो स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफार्मर होते हैं वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं। और दोस्तों इनके बनाए हुए जो ट्रांसफार्मर है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जो यूटिलिटीज इंडस्ट्रीज होता है या जो इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज होती है वहां पर यूज होता है। कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में इनके ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जो इंस्टॉलेशन होते हैं वहां पर भी यूज होते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज होती है वहां पर भी इनके ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। और दोस्तों अगर आप कंपनी की जर्नी देखें तो कंपनी 1988 में स्टैब्लिश हुई थी। इसके बाद 1992 से इन्होंने ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। पहले लो वोल्टेज के ट्रांसफार्मर, लो केवी के ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर किया करते थे। धीरे धीरे ये अपने प्लांट सेटअप करते गए और जो हायर रेंज के ट्रांसफार्मर्स है, जो बड़े साइज के ट्रांसफार्मर होते हैं, उस वाले सेगमेंट में एंटर करते गए और ईयर बाई ईयर अपने ये नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते गए, नए नए जो है कि लोकेशन पर अपने प्लांट खोलते गए, नए नए कैपेसिटीज अपना बढ़ाते गए और कई सारे अवार्ड्स भी इनको मिले। और 29 सितंबर 2024 को इनकी जो लिस्टिंग है वो स्टॉक मार्केट में एनएसई एंड बीएसई के ऊपर हुई। और दोस्तों अगर आप कंपनी को एट ए ग्लांस देखें तो 30 इयर्स का इनको एक्सपीरियंस है ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग का। इंडिया में 19 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज में इनकी प्रेजेंस है। इसके अलावा अगर आप इनकी कैपेसिटी देखें तो 63,000 MVA की इनकी कैपेसिटी है। इंडिया में 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। एंड इसके अलावा जो कंप्लायंस के ISO सर्टिफिकेशन होते हैं ऑलमोस्ट इनके पास सारे ही हैं। एंड इन्होंने BTW नाम से एक प्लांट है जिसका एक्विजिशन 2025 में किया था। और अगर आप देखें दोस्तों तो FY26 तक इन्होंने लगभग 4,858 ट्रांसफार्मर्स इंडिया में सप्लाई कर चुके हैं, जिनकी अगर आप टोटल MVA में कैपेसिटी देखें तो 1,16,936 MVA कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर ये सप्लाई कर चुके हैं। और अगर आप इनका टोटल मैन्युफैक्चरिंग एरिया देखें तो 3,21,000 के अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर फीट एरिया में इनका टोटल मैन्युफैक्चरिंग एरिया है। और दोस्तों इनका जो रिसेंट रिजल्ट आया था उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, अगर आप उसको ईयरली बेसिस पर देखते हैं तो FY25 के जो फोर्थ क्वार्टर है उसके कंपेरेटिवली अगर देखें तो FY26 के फोर्थ क्वार्टर में लगभग 81.7% से ग्रो हुआ है, मीन्स लगभग 82% इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है।
और अगर आप क्वार्टर 3 से भी इसको कंपेयर करें तो लगभग 59% से ये ग्रो हुआ है। और अगर आप टोटल रेवेन्यू को ईयरली बेसिस पर देखें तो FY25 के कंपैरेटिवली FY26 में लगभग 49% से इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है। और दोस्तों अगर आप इनका ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो Q4 FY25 के कंपैरेटिवली Q4 FY26 में लगभग 98% से ग्रो हुआ है, मींस लगभग डबल हो गया है। और अगर आप इसको ईयरली बेसिस पर देखेंगे FY25 के कंपैरेटिवली FY26 में तो लगभग 68% से ये ग्रो हुआ है। और दोस्तों अगर आप इनका इबिट्टा देखते हैं तो इबिट्टा लगभग 118% से ग्रो हुआ है लास्ट ईयर क्वार्टर 4 के कंपैरेटिवली दिस ईयर के क्वार्टर 4 में। और अगर आप इनका इबिट्टा ईयरली बेसिस पर देखें तो FY25 के कंपैरेटिवली FY26 में लगभग 78% से ग्रो हुआ है। और अगर आप दोस्तों इनका प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं तो पीबीटी इनका लगभग 121% से ग्रो हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर क्वार्टर 4। और अगर आप ईयरली बेसिस पर देखें तो लगभग 73% से ग्रो हुआ है। और दोस्तों अगर आप इनका पैट देखते हैं तो पैट लगभग 129% से ग्रो हुआ है दिस ईयर क्वार्टर 4 में कंपेयर टू लास्ट ईयर क्वार्टर 4। और अगर आप इसको ईयरली बेसिस पर देखें तो लगभग 70.1% से ग्रो हुआ है FY26 में कंपेयर टू FY25। और दोस्तों अगर आप इनके बिजनेस का की स्ट्रेंथ देखते हैं तो इनका सबसे जो बड़ा की स्ट्रेंथ ये है कि ये डाइवर्स रेंज के ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर करते हैं। अलग अलग जिस तरीके का रिक्वायरमेंट हो उस तरीके के टेलर्ड प्रोडक्ट भी आपको मैन्युफैक्चर करके दे सकते हैं। मतलब जैसे प्रोडक्ट ये नहीं जनरली बनाते हैं, लेकिन अगर आपको जरूरत है तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाइड प्रोडक्ट भी इनसे बनवा सकते हैं। इसके बाद इनका जो ऑर्डर बुक है काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है इनके पास, लगभग 2,500 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और उसमें अगर आप कस्टमर बेस देखते हैं तो वेल डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है। ऐसा नहीं है कि किसी एक दो कस्टमर्स के ऊपर इनका पूरा रेवेन्यू डिपेंडेंट है। एंड इसके अलावा जो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है वहां पर जो इनका फोकस होता है वो क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के ऊपर इनका पूरा फोकस रहता है, तो वो इनका बिजनेस का स्ट्रेंथ है। इसके अलावा अगर आप इनका मैनेजमेंट देखें तो काफी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। इनके जो प्रमोटर है लगभग उनको 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का। और अगर आप उनको देखें तो बेसिकली वो इसी इंडस्ट्री से उन्होंने पहले पढ़ाई भी की है, इंजीनियर है इसी इलेक्ट्रिकल फील्ड से, तो उनको इस बिजनेस की अच्छी खासी समझ भी है। और दोस्तों इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस करें तो इनका जो पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो दोस्तों आणंद में गुजरात में है, जिसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है लगभग 9360 एमबीए की कैपेसिटी है। और जो इनका दूसरा प्लांट है वो भी दोस्तों आनंद गुजरात में ही है, उसकी जो कैपेसिटी है 6660 एमबीए की कैपेसिटी है। और जो तीसरा प्लांट है इनका बेंगलोर कर्नाटका में है, उसकी लगभग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आप देखें तो 720 एमबीए की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। इसके अलावा फोर्थ प्लांट अभी इनका रिसेंटली 3 महीने पहले ही ऑलमोस्ट ये 3 महीने पहले या 6 ऐसा अप्रॉक्सीमेटली 2 क्वार्टर पहले ये ऑपरेशनलाइज हुआ है, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हुआ है। उसकी अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखें दोस्तों तो वो इनका लगभग सबसे बड़ा प्लांट है, वो बड़ौद गुजरात में इन्होंने सेटअप किया है। और उसकी जो कैपेसिटी है 30,540 एमबीए की कैपेसिटी है। और इसके अलावा इनका एक पांचवा प्लांट है अटलांटा ट्रेफो नाम से, जिसको इन्होंने एक दूसरी कंपनी से एक्वायर किया है इस प्लांट को, तो 90% स्टेक इन्होंने उससे खरीदा है। तो अटलांटा ट्राइपो की अगर कैपेसिटी देखें तो लगभग उसकी 15,780 एमबीए की कैपेसिटी है उसकी। टोटल अगर आप कंबाइंड कैपेसिटी देखते हैं तो मोर देन 63,000 एमबीए की कैपेसिटी है। और दोस्तों अगर आप इनके प्लांट में इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज देखें तो वाइंडिंग मशीन हो या टैंकिंग वर्क स्टेशन हो, वैक्यूम ड्राइंग ओवंस हो, वेपर फेज ड्राइंग ओवंस हो, कोर कॉइल असेंबली स्टेशन हो या कोर बिल्डिंग स्टेशन हो, सारे के सारे काम ये खुद करते हैं, इनके प्लांट के अंदर इन हाउस ही होता है। और दोस्तों इनके प्लांट्स में अगर आप देखें तो मोर देन 500 एम्प्लॉइज हैं, जिसमें 37 स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं जो कि ट्रांसफार्मर डिजाइन करते हैं, एंड स्किल्ड इंजीनियर्स हैं जो कि उनके पूरे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसके अलावा इनके पास 7 लैब्स हैं जिसमें ट्रांसफार्मर्स की कैपेसिटी और जो उसकी क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है, ऑयल टेस्टिंग हो या अदर इन हाउस रूटीन टेस्टिंग हो, स्पेशल टेस्टिंग हो, इंस्पेक्शन हो, ये सारा इन हाउस ही होता है। तो दोस्तों ये था इनका टोटल प्रेजेंटेशन। अब हम चलते हैं इनके कॉन्फ्रेंस कॉल की तरफ। तो दोस्तों कॉन्फ्रेंस कॉल के ओपनिंग रिमार्क में मैनेजमेंट ने बताया कि जो FY26 इनके लिए अभी बीता है वो काफी शानदार रहा है। मैनेजमेंट का गाइडेंस था, उन्होंने लास्ट ईयर गाइडेंस दिया था कि हम 40% के CAGR से अगले 3 सालों तक लगातार ग्रो करते रहेंगे, लेकिन मैनेजमेंट ने अपने गाइडेंस को भी ओवर अचीव किया है और 49% के रेट से इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ आया है FY26 में। एंड ये आगे भी इस तरीके से मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम ग्रो करते जाएंगे। एंड इनका जो अभी करंटली जो प्रोजेक्ट इनके चल रहे हैं, इनके पास 3 प्लांट तो पहले से थे, 2 प्लांट इन्होंने रिसेंटली ऑपरेशनलाइज किए हैं। और इसके अलावा भी इनके कई ऐसे कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो कि ऑनगोइंग है। और ये सारा कैपेक्स जो है ये अपने इंटरनल एक्यूरल से कर रहे हैं, अपने खुद की फंडिंग से कर रहे हैं। इसमें किसी भी तरीके के बाहर से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से पैसा नहीं ले रहे हैं। और इसमें ये क्या नए इनके जो नए प्लांट्स है उसमें देखें तो एक न्यू ड्यूटी ट्रांसफार्मर फैसिलिटी है सेटअप कर रहे हैं। एंड इसके अलावा एक टैंक एंड रेडिएटर का जो एक प्लांट है वो लगा रहे हैं, जिससे कि इनकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब होता है दोस्तों कि आप अपने प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल या जो छोटे पार्ट्स होते हैं खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होते। तो ये अपने प्लांट्स के लिए, अपने ट्रांसफार्मर के लिए जो छोटे जो यूनिट्स होते हैं या जो छोटे जो इक्विपमेंट उसमें यूज होते हैं ये खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। उसमें अगर आप बेसिकली देखें तो खुद का अपना एक प्लांट सेटअप कर रहे हैं टैंक एंड रेडिएटर का, जो कि इनके ट्रांसफार्मर में यूज होगा।
और दोस्तों ये सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो पैसा है, ये आईपीओ का जो इन्होंने पैसा लिया था, आईपीओ से लगभग 400 करोड़ इन्होंने उठाए थे, तो उस आईपीओ की मनी को उसको यूज कर रहे हैं, जिसमें से बता रहे हैं इन्होंने बताया कि लगभग 396 करोड़ का जो पैसा है वो इन्होंने ये डिप्लॉय कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें से लगभग 79 करोड़ इन्होंने वडोद वाली प्लांट के लिए जो टर्म लोन लिया था उसको चुकाने में यूज किया है। इसके अलावा 200 करोड़ इन्होंने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में यूज किया है, 210 करोड़, एंड लगभग 85 करोड़ इन्होंने अपना जो बीटीडब्ल्यू वाला जो प्लांट है अटलांटा ट्रैफो वाला, उसके एक्विजिशन में इन्होंने यूज किया है। और आगे दोस्तों इन्होंने अपने ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के बारे में बताया कि टोटल इनके 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, जिसमें अगर आप देखें तो टोटल FY26 में इनका जो प्रोडक्शन है लगभग 22,493 MVA मेगा वोल्ट एम्पियर का प्रोडक्शन इन्होंने जनरेट किया है। एंड जो दोनों इनके नए वाले प्लांट है, बड़ौद वाला और अंकी वाला अटलांटा ट्राइफो वाला, वो दोनों प्लांट से भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। और अपने बड़ौद वाले प्लांट के बारे में मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में बताया, उन्होंने बोला कि वहां से लगभग 7 महीने पहले प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और लगभग 15 ट्रांसफार्मर वो हर मंथ वहां से मैन्युफैक्चर करके इंडिया के अलग अलग क्लाइंट को सप्लाई कर रहे हैं। एंड इसके अलावा अब तक 7 महीने में उन्होंने 6,960 मेगा वोल्ट एम्पियर का ट्रांसफार्मर प्रोडक्शन किया है। और जो दोस्तों इनका दूसरा प्लांट था अटलांटा ट्रैफो वाला, जो कि अंकी में है, तो वो उस वाले प्लांट से वो वाला प्लांट लगभग 3 महीने से ऑपरेशनलाइज हो चुका है और वहां से टोटल कैपेसिटी इन्होंने 3 महीने में लगभग 580 MVA जनरेट किया है अब तक, मतलब 580 MVA के ट्रांसफार्मर्स इन्होंने मैन्युफैक्चर किए हैं। एंड इसके अलावा इनके जो पुराने 3 प्लांट थे, 2 आनंद में और एक कर्नाटका बेंगलुरु में, उन तीनों प्लांट का यूटिलाइजेशन काफी हाई है, मोर देन 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ये वहां से कर रहे हैं। और दोस्तों मैनेजमेंट ये भी बता रहा है कि जो वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो ईरान और ट्रंप का जो युद्ध चल रहा है, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद भी इनके बिजनेस के ऊपर किसी तरीके का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने उसको पहले ही उसको प्रोएक्टिवली प्लान कर लिया था और जो रॉ मटेरियल की परचेजिंग है वो भी उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिए थे, बिजनेस डील्स पहले ही कर लिए थे इन्होंने, जिसकी वजह से इनके बिजनेस के ऊपर अभी तक कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया है। और ये क्राइसिस होने की वजह से ईरान इजराइल का युद्ध होने से, सॉरी, ईरान और अमेरिका का युद्ध होने से क्या हो गया कि जो इंडिया को जो क्रूड ऑयल की सप्लाई थी वो कम हो गई। क्रूड ऑयल की सप्लाई कम होने से इनके ट्रांसफार्मर में ऑयल की काफ़ी क्वांटिटी यूज होती है, मिनरल ऑयल की, तो वो इनको मिलना कम हो गया। तो इन्होंने क्या किया कि उसका एक अल्टरनेटिव डेवलप कर लिया, इन्होंने उसमें ईस्टर ऑयल यूज करना शुरू कर दिया, जो कि बेसिकली ये ग्रीन ट्रांसफार्मर्स में यूज करते थे। और इसके बाद ये उन ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस भी अच्छा है और मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि आगे जो ग्रीन ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर ये ज़्यादा फोकस करेंगे, ताकि इनकी जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल के प्राइसिंग की वोलेटिलिटी से, उसके ऊपर वो थोड़ी कम रहे। और दोस्तों PGCIL ने इनको अप्रूवल दिया है 400 kV के ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर करने के लिए इनकी जो बड़ौद वाली फैसिलिटी है वहां पर। और इनका ये कहना है कि ये पूरे सेगमेंट में, पूरी इंडस्ट्री में सबसे फास्टेस्ट अप्रूवल मिला है इनको अटलांटा को। तो ये अटलांटा की एक स्पीड है, बेसिकली इसको ये अटलांटा स्पीड कहते हैं। और दोस्तों मैनेजमेंट ये भी बता रहा है कि जो हायर केवी के, जो हाई कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर होते हैं, उनका जो डिमांड है वो काफ़ी हाई है इंडिया में भी। और ये जो FY26 में इनका 49% का ग्रोथ आया है, उसके इस शानदार ग्रोथ के पीछे भी जो मेन रीजन है वो रीजन ये है कि इनकी जो नई कैपेसिटी जो वहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। एंड इसके अलावा इनको मार्केट में टेलविंड काफ़ी मिली है। टेलविंड का मतलब होता है मार्केट में इनको डिमांड काफ़ी अच्छी खासी दिखाई दी है और इनको काफी सारे ऑर्डर्स मिले हैं। अभी भी देखें तो इनको यहाँ ऑर्डर बुक में लगभग 2,500 करोड़ का ऑर्डर इनके बैलेंस शीट के ऊपर पड़ा हुआ है, वो ऑर्डर इनको अभी एग्जीक्यूट करना है। मतलब क्या है दोस्तों, अगर आप देखें तो लगभग 1850 करोड़ का टोटल रेवेन्यू इन्होंने FY26 जो अभी बीता है उसमें जनरेट किया है और इनके पास 2,500 करोड़ का ऑर्डर एडवांस में पड़ा हुआ है। मतलब अगले साल भी, जो अगले साल का इनका ऑर्डर बुक है, अगले साल के लिए अभी इनको कुछ इनके बिजनेस में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं देती है, इनके पास एडवांस में ऑर्डर पड़े हुए हैं। और दोस्तों मैनेजमेंट ये भी बता रहा है कि अभी इन्होंने अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर लिया है, कैपेसिटी बढ़ा ली है, तो अब ये नए नए क्लाइंट्स के साथ अप्रोच कर रहे हैं, नए नए मार्केट में अप्रोच कर रहे हैं, नई नई जगहों पे जा रहे हैं, नए नए रीजन्स में एंटर कर रहे हैं और वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं या वहाँ पर जहाँ पर इनको डिमांड दिखाई दे रही है वहाँ पर ये लोकेशन को चूज कर रहे हैं, वहाँ पर उन प्लांट्स के, उन जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ डील कर रहे हैं, बैठे उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, ताकि ये नए बिजनेस एक्विजिशन करते रहें। और दोस्तों इनकी जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है बनी रहे सॉरी, आगे इनका ग्रोथ बना रहे। और टोटल FY26 में इन्होंने लगभग बता रहे हैं कि लगभग 2507 करोड़ का ऑर्डर इन्होंने ग्रैब किया है। और दोस्तों इसके अलावा ये बता रहे हैं कि इनकी जो करंट 2 फैसिलिटीज अभी ऑपरेशनलाइज हुए हैं, एक बड़ौद वाली फैसिलिटी जो कि 3 महीने पहले ऑपरेशनलाइज हुआ है, वहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, और जो दूसरी फैसिलिटी है जहाँ से प्रोडक्शन अभी 6-7 महीने पहले अटलांटा ट्रैफो, वहाँ से इनका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। तो जिस रेट से वो वहाँ पर प्रोडक्शन ये कर रहे हैं और जो जिस रेट से उनको वहाँ से रेवेन्यू कंट्रीब्यूट हो रहा है, उसके हिसाब से इन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि जो इनका पे बैक पीरियड है लगभग 4 साल में, वो पूरी फैसिलिटी में इन्होंने पूरी फैसिलिटी को कैपेक्स में जितना पैसा इन्होंने लगाया है वो इनको रिटर्न बैक
आ जाएगा। और इंडस्ट्री का अगर आप एवरेज पे बैक पीरियड देखते हैं तो 5 से 7 साल होता है। तो इन्होंने ये भी बोला है कि हम इंडस्ट्री से फार अहेड हैं और हम इंडस्ट्री से फार बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। और दोस्तों मैनेजमेंट का जो पूरा फोकस है वो दो नए प्रोडक्ट जो इनके 400 केवी के ट्रांसफार्मर एंड 765 केवी के ट्रांसफार्मर के ऊपर है। बेसिकली ये करते क्या थे, अब से पहले तक ये 200 मतलब 250-300 केवी तक के ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर किया करते थे। अभी भी अगर आप इनका मेजर प्रोडक्ट देखते हैं तो जो इनके दो प्लांट है आपके आनंद में गुजरात में और जो बेंगलुरु वाला प्लांट है वहां से भी अभी ये 200, 250, 300 केवी तक के ही ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इनका मेन प्रोडक्ट, मेन रेवेन्यू का सोर्स अभी भी लेस देन 400 केवी के ट्रांसफार्मर ही है। लेकिन मैनेजमेंट अब आगे ज्यादा फोकस करेगा 400 केवी के प्लांट के ऊपर, क्योंकि इन्होंने जो नया वडोद वाली फैसिलिटी लगाई है वहां से 400 केवी के ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर करेंगे। और जो इन्होंने दूसरी फैसिलिटी अटलांटा ट्रैफो वाली है वहां से इनकी वहां पर ये 765 केवी के ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर करेंगे। और इन दोनों प्लांटों से इनका एक्सपेक्टेशन है कि जब ये हायर केवी के ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर करेंगे तो उनमें जो आपका मार्जिन होता है वो भी हायर होता है कंपेरेटिवली जो लो केवी के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो आगे आने वाले समय में इनका मार्जिन हो सकता है कि इन दोनों जब ये दोनों प्लांट इनके फुल फेज्ड ऑपरेशनलाइज होने शुरू हो जाएंगे, वहां से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो इनका जो मार्जिन है वो और ज्यादा इंप्रूव होगा। और मैनेजमेंट ये भी बता रहा है कि इंडिया में अपना बिजनेस तो ये कर ही रहे हैं, इसके अलावा इनका जो फोकस है वो एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर भी है। और मैनेजमेंट ये ट्राई कर रहा है कि एक्सपोर्ट मार्केट में जो साइजेबल ऑर्डर्स है वो इनको मिले। और इनको अगर इन्होंने ये भी बताया कि इनको जो फर्स्ट साइजेबल ऑर्डर एक्सपोर्ट से मिला था वो FY26 में मिला था, और FY27 में इनके कई क्लाइंट के साथ डिस्कशन अभी इनका चल रहा है अलग अलग कंट्रीज में, और प्रोबेबली उनमें से कई ऑर्डर्स इनको FY27 में मिल जाएंगे। और मैनेजमेंट ने ये भी बोला है कि हम किसी भी ऐसे लोकेशन पे अपना बिजनेस नहीं करेंगे जहां हम लंबे समय तक सस्टेन नहीं करें, इसीलिए हम ऐसे लोकेशंस को केयरफुली चूज करते हैं जहां पर हम लंबे समय तक सस्टेन कर सकें और अपने बिजनेस को लंबे समय तक वहां पर कर सकें, इसीलिए केयरफुली लोकेशन चूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैनेजमेंट आगे ये भी बता रहा है कि इनको ह्यूज डोमेस्टिक डिमांड दिखाई देती है फ्रॉम बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, डाटा सेंटर्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो सोलर एंड विंड वाला सेगमेंट है उससे। तो इसमें इस पूरे सेगमेंट के लिए ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनको काफी ज्यादा स्कोप दिखाई देता है, और अभी जो इनकी ग्रोथ है वो भी इस वाले सेगमेंट से ही ज्यादा आएगी। इसके अलावा दोस्तों मैनेजमेंट ये भी बता रहा है कि ये इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर के लिए एक नया यूनिट लगा रहे हैं, यूनिट 6 उसको इनाम देंगे। अभी इनके 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो 6वीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये लगा रहे हैं जहाँ की बेसिकली ये इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर करेंगे, और उसकी जो कैपेसिटी रहेगी, टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो 5000 MVA की रहेगी। और दोस्तों इसके अलावा मैनेजमेंट ये भी बता रहा है कि जो इनको वडोद वाली जो फैसिलिटी है, उस वडोद वाली फैसिलिटी में ही ये टैंक एंड रेडिएटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप कर रहे हैं, जो कि इनके लिए एक तरीके से बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। और दोस्तों ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन इनकी हेल्प करेगा सप्लाई चेन कंट्रोल करने में, इसके अलावा जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करने में, एंड जो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने में, इसके अलावा कॉस्ट कंट्रोलिंग में भी इनकी काफी हेल्प करेगा। और मैनेजमेंट ये भी बता रहा है कि जो अटलांटा ट्राइफो है वो अभी इनकी सब्सिडियरी है, और इन फ्यूचर वो अटलांटा इलेक्ट्रिकल में मर्ज हो जाएगी। और दोस्तों अभी जो इस पूरे सेगमेंट में, इस पूरी इंडस्ट्री में, ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है, इसमें जो इशूज चल रहे हैं उसमें सबसे बड़े इशूज हैं जैसे कंडक्टर की सप्लाई नहीं मिल पा रही है, जो बुशेज होते हैं उनकी सप्लाई नहीं मिल पा रही है, इसके अलावा जो फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स होते हैं उनकी सप्लाई में भी प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से कई सारे मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने अपने प्रोडक्शन करने में, उनको ट्रांसफार्मर बनाने में कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो उसका इनके बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में डिस्कस किया गया। तो मैनेजमेंट ने बताया कि जो कंडक्टर की सप्लाईज है बेसिकली उसको देखें तो वो इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि इंडिया में जो कंडक्टर मैन्युफैक्चरर है वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और नए नए प्लांट सेटअप कर रहे हैं, जिससे सप्लाई बढ़ रही है। एंड इसके अलावा कंडक्टर सप्लाई वाले सेगमेंट में कई सारे नए प्लेयर भी एंटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ जो सप्लाई का इशू था, सप्लाई का जो कंस्ट्रेंट था, वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहा है। एंड जो बुश वाला एरिया है, वो बुश वाले में भी जो कई तरीके के बुशे यूज करते हैं, तो उसमें से कई ऐसे बुशेज है जिनका जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने अपनी कैपेसिटी एक्सटेंशन की है, और होपफुली वो जल्दी ही वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगा। और जो तीसरा है, जो आपका फैब्रिकेटेड कंपोनेंट है, फैब्रिकेटेड कंपोनेंट में भी कई सारे नए प्लेयर्स आ रहे हैं, तो वहां से भी प्रोबेबली जल्दी ही जो इश्यूज है वो सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अभी इनको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इनके पास अभी सफिशिएंट पार्ट्स हैं, या उनका जो रॉ मटेरियल है वो इनके पास अवेलेबल है, तो ये अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट रखेंगे। और दोस्तों इनसे कॉन कॉल में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो रॉ मटेरियल जो यूज करते हैं जैसे एल्यूमिनियम है या कॉपर है, क्रूड ऑयल है, इसके अलावा जो पेंट है, गास्केट है, ये सब जो प्रोडक्ट यूज करते हैं एज ए रॉ मटेरियल, तो उनकी प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये जो वार क्राइसिस हो रहा है इसकी वजह से, या जो रिसेंट वार अनसर्टेनिटीज है इसकी वजह से, अमेरिका ईरान का, तो इसका इनके बिजनेस के ऊपर किस तरीके से इशू हो रहा है, ये उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं।
तो मैनेजमेंट ने उसके बारे में बोला कि देखिए हमारे पास सफिशिएंट बिजनेस डील अभी अवेलेबल है रॉ मटेरियल के लिए, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी क्या हो रहा है कि ये सब जो वार क्राइसिस है या जो अनसर्टेनिटीज है, ये सारी चीज़ें टाइम बीइंग है, आने वाले समय में ये धीरे धीरे सब कूल डाउन हो जाएंगी, सब अपने आप क्लोज होती जाएंगी। और जब ये कूल डाउन होता जाएगा तो जो रॉ मटेरियल के प्राइसेज जो इतने बढ़ गए हैं वो भी आप देखेंगे कि कूल डाउन होते हुए दिखाई देंगे। और इसके अलावा अभी जो रॉ मटेरियल का प्राइस हाइक है उसकी वजह से इनके भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग बढ़ गई है, तो ये क्या कर रहे हैं कि ये अपने प्रोडक्ट की जो बढ़ी हुई प्राइसेज है उसी बढ़ी हुई प्राइसेज पर ही अपने क्लाइंट को सेल कर रहे हैं, क्योंकि इनका हर क्लाइंट के साथ तो बिजनेस डील होता है। मैनेजमेंट ने यह भी बताया कि जब हम कोई ऑर्डर लेते हैं तो उस क्लाइंट के साथ पहले ही डील कर लेते हैं कि भाई रॉ मटेरियल की प्राइस वोलेटिलिटी से जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग बढ़ेगी वो आपको देना पड़ेगा। मतलब ये बढ़ी हुई प्राइसेज पर पहले डील करते हैं, वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग ही डील करते हैं, जिससे कि इनका मार्जिन सेफ रहे और इनके बिजनेस के ऊपर किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। और जो उनकी नई चौथी फैसिलिटी है वडोद वाली, उसके बारे में इन्होंने बोला कि FY26 में वहाँ जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है केवल 35% हुआ है, और प्रोबेबली FY27 में वहाँ पर लगभग 65% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ये कर लेंगे, और बाय द एंड ऑफ FY28 वहाँ पर लगभग 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन शुरू हो जाएगा। और इनसे एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कॉन कॉल में, जो कंपटीशन है उसको लेकर के कि कई सारे प्लेयर्स आ रहे हैं, वो भी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो वो कैपेसिटी एक्सपेंशन इनके बिजनेस पर किसी तरीके का कोई नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं डालेगा। तो मैनेजमेंट ने उसके बारे में बताया कि इंडिया की जो पावर की डिमांड है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, काफ़ी तेज़ी से रैपिडली वो एक्सपेंशन हो रही है। एंड अगर आप देखें तो लगभग 900 गीगावाट पावर जनरेशन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी बाय द एंड ऑफ 2035, 2035 तक लगभग 900 गीगावाट पावर जनरेशन की सप्लाई की जरूरत हो जाएगी हमारे इंडिया को। और इतनी पावर सप्लाई की जब जनरेशन की जरूरत होगी तो हमारे इंडिया में जितने भी प्लेयर्स हैं, जितना भी ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उन सबसे रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होने वाली है। वो कितना भी कैपेक्स अभी कर रहे हैं वो सारा का सारा कैपेक्स शॉर्टफॉल ही होने वाला है। मतलब हमको और भी ज़्यादा ट्रांसफार्मर की जरूरत होगी, और ये ट्रांसफार्मर की जरूरत हम इंपोर्ट करके अलग अलग कंट्री से, चाहे वो यूएसए हो या फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, वहां से इंपोर्ट करेंगे ट्रांसफार्मर का, तब जाके फुलफिल होगी। तो अभी आपको अगले 5-7 सालों तक इंडिया में जो ट्रांसफार्मर के जो प्लेयर्स हैं वो कितना भी कैपेक्स कर रहे हैं उसको लेकर के हमारे बिजनेस को किसी भी तरीके का कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितना भी कैपेक्स कर लें इंडिया की जरूरत के हिसाब से वो कम ही रहेगा। फर्दर मैनेजमेंट ने आगे ये भी बताया कि इनका जो एक्सपोर्ट का टारगेट है कि नेक्स्ट ईयर तक ये 15% जो रेवेन्यू जनरेशन है वो इनके एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट से आएगा। और अभी करेंटली मैनेजमेंट का किसी भी तरीके का कोई फोकस नहीं है HVDC ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर करने का। तो दोस्तों ये था इनका टोटल बिजनेस मॉडल, और इनका जो रिसेंटली रिजल्ट आया था उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, इनके कॉन कॉल के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब थोड़े से इनके वैल्यूएशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें दोस्तों, तो अगर आप इनका FY26 का टोटल रेवेन्यू देखें तो लगभग 1850 करोड़ इन्होंने जनरेट किया है। और अगर आप इनका ग्रोथ देखें तो लगभग 49%, 48 पॉइंट समथिंग परसेंट था। तो हम अगर 48% का ग्रोथ भी FY27 के लिए जूम कर लेते हैं तो इनका जो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा दोस्तों लगभग 2740 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। और अगर आप इनका पैट मार्जिन देखें तो FY26 में लगभग 10.9% इनका पैट मार्जिन रहा है। उस बेसिस पर अगर आप इनका टोटल पैट निकाल लें तो 300 करोड़ के आसपास इनका टोटल पैट आएगा। और इनका करंट मार्केट कैप 14,000 करोड़ है। तो अगर आप उसको डिवाइड करते हैं 14,000 करोड़ को इनके पैट से, तो इनका अप्रॉक्सीमेटली FY27 के लिए जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 47 के आसपास निकल करके आ रहा है। तो एक ऐसी कंपनी जो 50% के रेट से ग्रो कर रही है वो 47 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर अवेलेबल है। और 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पर अगर आप इनका प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो भी कैलकुलेट करते हैं तो वो भी 1 के आसपास निकल करके आता है, जो कि मुझे लगता है कि इस पूरे सेगमेंट में ये जो पी रेशियो है या जो पीजी रेशियो है ये ठीक है, लुक्रेटिव है, ठीक ठाक वैल्यूएशन पर कंपनी अवेलेबल है। कंपनी अभी भी महंगी नहीं है, क्योंकि इस पूरे सेगमेंट में अगर आप दूसरी कंपनियों को देखें तो काफी हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर अवेलेबल है, क्योंकि इंडिया में जिस तरीके का ग्रोथ है तो इस सेगमेंट की सारी कंपनियां हायर वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। तो ये ठीक ठाक वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। लेकिन वही है दोस्तों कि मैं जैसे करता हूँ, आपको इन्वेस्टमेंट करने का कोई सलाह मेरा नहीं है, वो डिसीजन आपका अपना होगा। मैं जस्ट करता क्या हूँ, मैं तो आपके साथ बिजनेस डिस्कस करता हूँ। आपको अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। और दोस्तों मैं इसमें क्या कर रहा हूं, मैं वो आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि मैं चंक्स में पैसा थोड़ा थोड़ा करके हर क्वार्टरली रिजल्ट के बाद जब भी बेटर परफॉर्म करते हैं तो इसमें इन्फ्यूज करता जाता हूं। तो वैसे मेरा एलोकेशन डेवलप होता है। तो बाकी आपका अपना तरीका है, आप कैसे करते हैं या नहीं करते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई कंपनी के एनालिसिस के साथ। थैंक यू।